हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये जो लेक्चर है वो बेसिक नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर क्वांटम मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स आप इस चैनल के ऊपर डाल दीजिए। तो कंप्लीट कोर्स हम डालने की कोशिश करेंगे और विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी सिलेबस है, ठीक है, वो सारा का सारा हम डाल देंगे, बीएससी का भी और एमएससी का भी, और साथ में जो फील्ड थ्योरी है क्वांटम फील्ड थ्योरी वो भी हम कोशिश करेंगे कि साथ के साथ डाल दी जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने 2 वर्ड यूज किए हैं। पहला वर्ड यूज किया है क्वांटम और सेकंड वर्ड यूज किया मैकेनिक्स। तो क्वांटम वर्ड के ऊपर हम तो आगे बात करेंगे कि क्वांटम वर्ड कहाँ से निकला है और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है सिस्टम या पार्टिकल की मोशन को जब हम स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स मीन्स पार्टिकल या सिस्टम की मोशन को स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम की या किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले अपने पास जो मैकेनिक्स आई थी वो क्या थी, वो थी अपने पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, अब सॉरी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटन साहब के द्वारा दी गई थी। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन साहब ने बताया था कि अपने पास कोई भी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मोशन एक्सप्लेन करने के लिए, उसका बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन साहब ने कुछ इक्वेशन दिए और कुछ लॉ दिए। ठीक है, जिन लॉ और जिन इक्वेशन की हेल्प से वो पार्टिकल का मोशन एक्सप्लेन करके बता पा रहे थे। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक फंडामेंटल लॉ दिया गया जो क्या था अपने पास, F=ma। ठीक है, अब फंडामेंटल लॉ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल लॉ का मतलब होता है ये एक ऐसा लॉ होता है जिसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, ये ओनली ऑन कंसेप्ट और थ्योरी के ऊपर बेस होता है। और जब भी हम फिजिक्स की कोई एक नई ब्रांच डेवलप करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो हम फंडामेंटल लॉ से ही करते हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो इसकी स्टार्टिंग भी हम किससे करते हैं, फंडामेंटल लॉ से करते हैं। और वहाँ पे जो फंडामेंटल लॉ होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता है। ठीक है, इस वाले फंडामेंटल लॉ से हम ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स की डेवलपमेंट करते हैं या स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद हम जब इलेक्ट्रोस्टैट की डेवलपमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम उसकी स्टार्टिंग फंडामेंटल लॉ से करते हैं। और वहाँ पे जो फंडामेंटल लॉ होता है वो अपने पास कूलम्ब्स लॉ होता है, F=k Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसको डेवलप किया है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को डेवलप किया है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को जब डेवलप करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग भी किससे होगी, एक फंडामेंटल लॉ से होगी। और फंडामेंटल लॉ क्या है अपने पास, F=ma। ठीक है, अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर क्या था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकालते थे। ठीक है, नेट फोर्स निकालने के बाद मीन्स F=md²x/dt²। ठीक है, किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालने के बाद हम बाकी की जितनी भी क्वांटिटी है वो सब हम कैलकुलेट करके बता सकते थे। उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पावर है, या फिर अदर कोई क्वांटिटी है, वो हम निकाल के बता सकते थे। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम ये टर्म सोल्व करके फोर्स निकाल के हम किसी भी टाइम टी के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करके बता सकते हैं। मान लिया हमने किसी टाइम टी के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन को पता कर लिया, किसी भी टाइम टी के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन को पता कर लिया, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि कुछ टाइम बाद इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, हम यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट की जाए और 1 बाय 1 जो एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ती है उसको हम जोड़ते हुए चले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थी अपने पास, न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बाद क्या आई अपने पास, क्लासिकल मैकेनिक्स आई। एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। उसके बाद न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो लिमिटेशन है, भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बाद क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, उसके ऊपर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद अपने पास क्या आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के बाद क्या आई अपने पास, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स आई। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में भी अपने पास जो रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स है और डिराक इक्वेशन है या फिर कलिन जॉर्डन इक्वेशन है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जब एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसके बाद हमने फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू किया। फील्ड थ्योरी भी अपने पास 2 टाइप की होती है, जैसे क्लासिकल फील्ड थ्योरी है और क्वांटम फील्ड थ्योरी है। हम यहाँ तक लेक्चर डालेंगे। ठीक है, क्लासिकल फील्ड थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे और साथ में क्वांटम फील्ड थ्योरी के ऊपर भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती क्वांटम फील्ड थ्योरी तक। क्वांटम फील्ड थ्योरी के आगे भी आता है अपने पास, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बाद अपने पास क्या आता है, ये आता है QED, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, अब इससे आगे भी और ब्रांच है अपने पास जिसको हम बोलते हैं QCD, क्वांटम क्रोमोडायनामिक। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, अब स्ट्रिंग थ्योरी के बाद क्या आता है अपने पास, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, इनके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो हाँ, और हम कहाँ तक डिस्कस करेंगे, क्वांटम फील्ड थ्योरी तक आज हम बात करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम ये थी कि ये सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करके बता रहा था, ठीक है। अपने पास एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करके बता पा रहा था, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम क्या निकालते हैं, पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मेरे पास मान लिया 300 पार्टिकल हैं और न्यूटन साहब ने एक पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशन दिए थे। अब मान लिया मेरे पास 300 पार्टिकल हैं, तो 300 पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, मल्टीप्लाई 3। और ये 3 इक्वेशन सिर्फ एक पार्टिकल का 1 डायमेंशन मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए थे। अब अगर 3 डायमेंशन मोशन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक पार्टिकल का कंप्लीट बिहेवियर अपने को एक्सप्लेन करना है तो अपने को इतने सारे इक्वेशन सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो बहुत सारे पार्टिकल का हम नेट फोर्स निकालेंगे। अब सब पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने को सबकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है, प्रत्येक पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करके बताना। तो ये लिमिटेशन आने के बाद हमने फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की ओर देखना स्टार्ट कर दिया। क्लासिकल मैकेनिक्स ने अपने को क्या दिया, एल दिया और एच दिया। एल क्या है, लैग्रेंजियन है, और एच क्या है, हैमिल्टोनियन है। एल क्या होता है अपने पास, टी माइनस वी होता है, जो हैमिल्टोनियन है वो क्या होता है, टी प्लस वी होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। जब हम एल को सोल्व करते हैं, लैग्रेंजियन को सोल्व करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है। और जब हम हैमिल्टोनियन को सोल्व करते हैं तो अपने को हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है, ठीक है। अब इन इक्वेशन की हेल्प से बाकी की जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब हम इजीली कैलकुलेट करके बता पाते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व करना इसलिए आसान था क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। और एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सब एनर्जी को क्या कर देंगे, इजीली समेशन कर देंगे, और समेशन करने के बाद अपने पास टोटल पार्टिकल की एनर्जी निकल के आ जाएगी। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एल और एच की हेल्प से पार्टिकल की जो पोजीशन है, उसका जो मोमेंटम है, ये सब भी हम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेज स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। मान लिया मेरे पास ये मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है और ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट है। अब अगर इसमें पार्टिकल की पोजीशन या पाथ को रिप्रेजेंट करना है तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में किसका यूज किया जाता है, पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए फेज स्पेस का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। फेज स्पेस के अंदर क्या होते हैं, टोटल 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट तो मोमेंटम के होते हैं और 3 कोऑर्डिनेट अपने पास पोजीशन के होते हैं, ठीक है। अब अगली एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है, फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो ओनली ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वैलिड है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये वैलिड नहीं है। इसका रीजन ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये कंसेप्ट फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो ओनली ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वैलिड है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है। अब जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते थे कि मान लिया अपने पास ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो उस चार्ज पार्टिकल की एक हैबिट होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इस चार्ज पार्टिकल के अंदर से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ये चार्ज पार्टिकल लगातार एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंसेप्ट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसके ऊपर अप्लाई की गई, क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई की गई, या उस टाइम पे जितने भी फिजिक्स के प्रिंसिपल या थ्योरी थी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई किया गया। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बिहेवियर है उस टाइम एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए। तो उसके बाद जो मैक्सवेल साहब थे, मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 4 मैक्सवेल इक्वेशन दिए, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन करके बताया। अब साइंटिस्टों द्वारा यहाँ तक पहुँचने के बाद साइंटिस्टों को एक टाइम पे आके ये लगा कि हमने तो फिजिक्स के अंदर जितनी भी डिस्कवरी है हर चीज़ को डिस्कवर कर दिया, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, प्रत्येक चीज़ को हमने एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही साइंटिस्ट को ऐसे लगा कि हमने सब प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करके बता दिया, अब नेचर के अंदर कोई भी इवेंट्स या कोई भी फिनोमिना ऐसा नहीं है जो बिना एक्सप्लेन किए हुए रहता है। पर जैसे ही साइंटिस्ट को ऐसा लगा तभी एक प्रॉब्लम ऐसी आई जिसको अब तक की जितनी भी डिस्कवरी थी, जितना भी फिजिक्स के अंदर काम हुआ था, उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करना एक डिफिकल्ट टास्क था, या फिर उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहे थे। और वो प्रॉब्लम क्या थी, अपने पास प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब प्रॉब्लम
ये थी ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ब्लैक बॉडी किसी भी ब्लैक बॉडी के अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है उसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के से क्लासिकल मैकेनिक्स से या जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहे थे कि इस ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है या फिर इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है अपने पास, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस ग्राफ को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके कोई भी थ्योरी इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो भी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी, या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, इनकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और हर टाइप के रेडिएशन को एमिट कर सकती है, ठीक है। किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगी और किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन को ये इमिट कर देगी, ठीक है। और ब्लैक बॉडी का एग्जांपल क्या होता है अपने पास, जैसे प्लेटिनम ब्लैक है या फिर सन है, ये 90% ब्लैक बॉडी की तरह ये बिहेव करते हैं। उसके बाद जो ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था उस ग्राफ को बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, मैक्सवेल इक्वेशन से, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स से, या फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिश की, जैसे विंग्स है, रिले जिंग्स है, ठीक है। इन सब साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, पर इसको कंप्लीटली कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा था इस ग्राफ को। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आके ब्लैक बॉडी के ऊपर आके जितनी भी थ्योरी थी पहले की वो सब की सब इसको एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गई, या फिर वो इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। और फिर इस ब्लैक बॉडी की जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग हुई। अब ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट टाइम 1900 मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। और मैक्स प्लैंक साहब ने क्या बोला कि जो एनर्जी है वो एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर क्या होती है, क्वांटाइज होती है, ठीक है। एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर क्या होती है, क्वांटाइज होती है। और किसी भी ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, वो कंटिन्यूस ना होकर वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, या फिर वो क्या है, क्वांटाइज है। और यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया वो क्या दिया गया, E=h/nu, ये फॉर्मूला दिया गया। और इसकी हेल्प से बताया गया कि जो एनर्जी है उसकी कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू होती है, कुछ फिक्स वैल्यू होती है। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और E यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे ये बताया गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उस छोटी इकाई का नाम क्या होता है, क्वांटा होता है। उस छोटी इकाई का नाम क्या होता है, क्वांटा होता है। और इस क्वांटा वर्ड से फिर यहाँ से क्या निकली, क्वांटम मैकेनिक्स निकली। किस वर्ड से, क्वांटा। अब क्वांटा क्या होता है, क्वांटा जो लाइट का सबसे छोटा पैकेट्स होता है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और इस क्वांटा वर्ड से ही यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट टाइम बोली गई। और बाद में जो एनर्जी का ये जो क्वांटा है, इस क्वांटा को हमने क्या बोला, फोटोन बोला। और इस क्वांटा वर्ड से फिर जनरेट हुई क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये जो 19 में ये जो थ्योरी दी गई थी मैक्स प्लैंक्स द्वारा, ये एक हाइपोथेसिस थी। अब हाइपोथेसिस क्या है, किसी पर्सन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर हम उसको कंसीडर करके चलते हैं तो अपने पास जो प्रॉब्लम है हम उसको एक्सप्लेन करके बता पाते हैं, पर उस टाइम उस चीज़ का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता। अब जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे अपने को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर पार्टिकल की पोजीशन या फिर नेट फोर्स पता लग जाए तो हम उसकी प्रत्येक क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता सकते थे, ठीक है। वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर अपने को एल और एच मिल जाता, पोजीशन और मोमेंटम अगर मिल जाए तो हम उसकी प्रत्येक क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता सकते थे। वैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिसकी हेल्प से हम उस पार्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकें या फिर उस पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करके बता सकें। पर बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो तो यहाँ पे वैलिड था नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते 100% एक्यूरेसी के साथ। तो जो फेज स्पेस का कंसेप्ट है उसके ऊपर तो पहले ही यहाँ पे क्या था, क्रॉस था। उसके बाद फिर डी ब्रोगली साहब आते हैं, डी ब्रोगली साहब आते हैं। तो डी ब्रोगली साहब क्या बोले कि अपने पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, मान लिया मेरे पास ये एक मटेरियल पार्टिकल है और ये मटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो इस मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है, एक वेव होती है। इस मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव मूव करती है, जिस वेव को नाम दिया गया था मैटर वेव, ठीक है। और इस मैटर वेव की वेवलेंथ भी डी ब्रोगली साहब के द्वारा निकाल के बताई गई, और वो क्या थी, λ=h/p, ठीक है। और जब बाद में ये बात देखी गई और जब ये जो वेव है इस वेव की स्पीड निकाली गई तो यहाँ पे देखा गया इस वेव की जो स्पीड है
या इस वेव की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल से क्या है, ज़्यादा है। और डी ब्रोगली साहब कह रहे थे कि जो मटेरियल पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड क्या है, एक वेव मूव कर रही है, पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कम है, और वेव की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो उससे एसोसिएटेड कैसे हुई। ठीक है, फिर बाद में बताया गया कि इस पार्टिकल से एसोसिएटेड बहुत सारी ग्रुप ऑफ वेव क्या कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है, और यहाँ से फिर कंसेप्ट आया किसका, वेव पैकेट का। ठीक है, तो फिर यहाँ से अपने को फर्स्ट टाइम आइडिया मिला कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन का यूज, क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास अगर कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होगी, वेव होगी। ठीक है, और उस वेव से एसोसिएटेड क्या होना चाहिए, एक वेव फंक्शन होना चाहिए, और उस वेव फंक्शन की हेल्प से हम कंप्लीट उस पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब जैसे मैंने कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या निकाल लिया, साई, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन आ गया। अब उस पार्टिकल की अपने को कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस वेव फंक्शन पे एनर्जी का ऑपरेटर ऑपरेट करवा दूंगा। अगर मेरे को मोमेंटम पता करना है तो मोमेंटम का ऑपरेटर पर ऑपरेट करवा दूंगा। अब मेरे को ये पता करना है कि ये वेव फंक्शन 5 दिन बाद कैसा दिखेगा, तो मैं इसके ऊपर टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर ऑपरेट करवा दूंगा, तो मेरे को ये भी पता लग जाएगा कि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद ये वेव फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, पर अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है, अब ये वेव फंक्शन आए कहाँ से। ठीक है, इन्होंने बोल तो दिया कि हाँ भाई पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है और उस वेव से एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन भी होगा, पर क्वेश्चन ये था अभी भी कि वो वेव फंक्शन कहाँ से आए। तो उसके बाद यहाँ पे आइडिया दिया गया कि अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो किसको फॉलो करती हैं, वेव इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेव इक्वेशन को लेके चलते हैं, और उस वेव इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, वेव इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा वेव फंक्शन। ठीक है, और वेव इक्वेशन क्या होती है, अपने पास वेव इक्वेशन होती है करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर करली साई बाय करली टी। इस फॉर्म में भी मिल सकती है आपको, और दूसरी फॉर्म में भी मिल सकती है डेल स्क्वायर साई बाय 1 बाय वी स्क्वायर और करली साई बाय करली टी, और साथ में यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, इधर भी पोजीशन का डबल डेरिवेटिव है और इधर टाइम का भी डबल डेरिवेटिव है। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये अपने पास ये जो वेव इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब अगर ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो हम इसको सोल्व करके वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हमने वेव फंक्शन निकाल भी लिया तो क्या वो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका जवाब था नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एज इट इज बनी हुई थी कि वेव फंक्शन कहाँ से आए। अब उसके बाद आते हैं अपने पास श्रोडिंगर साहब आके क्या बोले, अपने पास ये जो पोजीशन का डबल डेरिवेटिव है, इधर अपने पास ये जो टाइम का डबल डेरिवेटिव है, इस पोजीशन वाले डबल डेरिवेटिव को तो मैं एज इट इज रख लूँ करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, और इस टाइम डेरिवेटिव को क्या कर दूँ, मैं कम कर दूँ, एक टाइम के डेरिवेटिव को मैं कम कर दूँ करली साई बाय करली टी। ठीक है, और फिर हम इसको सोल्व करके वेव फंक्शन निकाल लें, और जैसे ही इसका टाइम का एक डेरिवेटिव कम किया गया तो ये जो इक्वेशन आई वो क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, और इस इक्वेशन को फिर बाद में नाम दे दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये अपने पास एक फंडामेंटल इक्वेशन है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अपने पास F = ma आया था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अपने पास क्या आई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसको बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या क्या थी उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने यहाँ तक बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स तक कर लिया। अब बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी प्रॉब्लम आती थी वो हम किसकी हेल्प से सोल्व करते थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करते थे। ठीक है, अब बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि ये सिंगल पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करके बता पा रही थी, जहाँ पे टू बॉडी प्रॉब्लम आती थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हीलियम एटम प्रॉब्लम है, तो हीलियम एटम प्रॉब्लम टू बॉडी प्रॉब्लम है, टू बॉडी प्रॉब्लम को भी हम इसकी हेल्प से सोल्व करके बता पाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम क्या करते टू बॉडी प्रॉब्लम में, टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करते विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास। ठीक है, और रिड्यूस मास का यूज करके हम इस टू बॉडी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर पाते। ठीक है, पर जहाँ पे मैनी बॉडी की बात आती तो मैनी बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी वो सक्षम नहीं थी या कैपेबल नहीं थी, मैनी बॉडी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये थी। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि ये अपने पास ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये ओनली ऑन नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए ही वैलिड थी, नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए ही ये वैलिड थी। जहाँ पे बात आती थी रिलेटिविस्टिक्स मोशन की तो उस केस में ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं थी, क्योंकि रिलेटिविस्टिक्स मोशन में क्या होता है, पार्टिकल का जो मास है वो इंक्रीज होता है, और ये वाली इक्वेशन किसके लिए थी, कॉन्स्टेंट मास के लिए थी। और जब पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच करता है तो उस पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है, m = m0 1 - v²/c² ये रिलेशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है, तो ये वाली इक्वेशन उसको एक्सप्लेन करके नहीं बताती थी।
तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये सिंगल बॉडी का जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करके बता रही थी, मैनी बॉडी की जहाँ पे बात आई उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। उसके बाद ये नॉन रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर ही वैलिड थी, रिलेटिव स्टिक्स केस की जहाँ पे बात आती थी तो वहाँ पे ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आते हैं कहाँ पे, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जैसे ही हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पास दो इक्वेशन आती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन आती है वो आती है अपने पास केजी इक्वेशन, ठीक है, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन, और दूसरी आती है डिराक इक्वेशन। ठीक है, डिराक इक्वेशन। अब जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन भी सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। ठीक है, जो केजी इक्वेशन है वो रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल का बिहेवियर तो एक्सप्लेन करके बताती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये भी सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। ठीक है, और केजी इक्वेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर पार्टिकल की जो स्पिन की डिपेंडेंसी है उसको हम काउंट नहीं करते, मतलब ये उन्हीं पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करके बता सकती है जिन पार्टिकल के पास स्पिन नहीं है। ठीक है, और अब स्पिन वाले पार्टिकल को फिर कौन एक्सप्लेन करके बताएगा, तो स्पिन वाली पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए फिर कौन सी इक्वेशन दी गई, डिराक इक्वेशन दी गई। पर डिराक इक्वेशन की भी प्रॉब्लम यही थी कि ये भी सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करके बताती है, ये भी मतलब मोर देन टू पार्टिकल या फिर मैनी बॉडी प्रॉब्लम को ये दोनों इक्वेशन ही एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। ठीक है, हालांकि हमने डिराक इक्वेशन और केजी इक्वेशन के ऊपर बहुत अच्छे से लेक्चर अपलोड कर रखा है और डीप में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके भी बता रखा है, इनको ड्राइव भी करवा रखा है, इनकी लिमिटेशन भी हमने बता रखी है और इनकी क्या क्या जो अचीवमेंट है पार्टिकल के बिहेवियर को ये किस टाइप से एक्सप्लेन करके बताती हैं वो भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने के बाद सिंगल बॉडी मतलब ये जो है वो सिंगल बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने मैनी बॉडी प्रॉब्लम मतलब जो फील्ड थ्योरी है, फील्ड थ्योरी की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। अब फील्ड थ्योरी में क्या कुछ था उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फील्ड थ्योरी में क्या था, हाँ फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब जैसे मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर अपने पास न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन लगातार किस में कन्वर्ट होता रहता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है, और न्यूट्रॉन लगातार किस में कन्वर्ट होता रहता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है एक पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण। और पार्टिकल क्या होता है अपने पास, म्यूजॉन्स होता है, म्यूजॉन्स पार्टिकल। जैसे कोई न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन में क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, तो क्या रिएक्शन आएगी अपने पास, ये रिएक्शन आएगी। ये मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, इसका डीके हुआ तो ये प्रोटॉन निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थ्री बॉडी प्रॉब्लम है, थ्री बॉडी प्रॉब्लम को ना तो डिराक इक्वेशन एक्सप्लेन करके बता सकती और ना ही केजी इक्वेशन एक्सप्लेन करके बता सकती। ठीक है, अब साइंटिस्टों ने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे एक एक पार्टिकल का बिहेवियर ना स्टडी करके, ठीक है, एक एक पार्टिकल का बिहेवियर हम स्टडी ना करें, हम ये जो पार्टिकल है वो किसी ना किसी फील्ड के अंदर इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक पार्टिकल के पीछे ना भाग के ये पार्टिकल जिस फील्ड में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं उस फील्ड के बारे में अगर मैं स्टडी कर लूँ, ठीक है, तो मेरे को इन पार्टिकल का मोशन भी पता लग जाएगा, इन पार्टिकल का बिहेवियर पता लग जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये बात, मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर ना स्टडी करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये तीनों पार्टिकल किसी ना किसी फील्ड के अंदर तो इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उस फील्ड के बारे में ही क्या कर लूँगा, यहाँ पे स्टडी कर लूँगा, तो मेरे को इन तीनों पार्टिकल का बिहेवियर पता लग जाएगा। मैं पेड़ की एक एक टहनी ना पकड़ के मैं उसकी कंप्लीट जड़ ही पकड़ लेता हूँ, तो कंप्लीट पेड़ वैसे ही अपने हाथ में आ जाएगा। तो एक एक पार्टिकल के पीछे ना भाग के ये पार्टिकल जिस फील्ड में इंटरेक्ट कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैं उस फील्ड के बारे में ही स्टडी कर लेता हूं, और इसी चीज को फिर नाम दिया गया क्वांटम फील्ड थ्योरी। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी अपने पास दो टाइप की, एक क्लासिकल फील्ड थ्योरी आती है, फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी आती है। क्लासिकल फील्ड थ्योरी में हम जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है वो हम नहीं लेके चलते क्लासिकल फील्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, और क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में अभी हमने बता ही दिया। उसके बाद जो QED है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक, क्वांटम क्रोमोडायनामिक, स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा हायर फिजिक्स के अंदर आता है, अभी मैंने भी इनके बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो डेवलपमेंट है, कौन सी वाली टर्म कहाँ से आई है, कैसे आई है, किस टाइप से आई है, इन सब के बारे में पता लग गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई बात रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ मैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स का कंप्लीट सिलेबस डालने वाले हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक पोस्टुलेट है, वो बेसिक पोस्टुलेट क्या है, कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स किसके ऊपर काम करता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये काम करता है। जैसे हम कोई कॉइन हवा में उछालते हैं तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी आता है जिसको हम श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आने वाले टाइम के अंदर स्टडी करेंगे बहुत डीपली, एक एक पॉइंट को हम